हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आपका एडी स्टार क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो हम भूगोल पे बात करेंगे। मैंने आपसे कल बताया था कि सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का विस्तार है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और आप सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको बता दीजिए कि सर आ चुके हैं, तो आप भी आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए, आपको टॉपिक का नाम डालना है। टॉपिक का आज का आपका नाम है भौगोलिक अवस्थिति। क्या नाम है? टॉपिक का हमारा नाम है, यानी भारत की जो स्थिति है उसका विस्तार कैसे हुआ है। मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप अपनी कॉपी में अच्छा मैप बनाइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, एवं विस्तार। ठीक, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार, ये आपका टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मैप आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं आप मैप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको मैप क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको सारी उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि बेसिक है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उम्मीद करता हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। इस साइड को हम पूरब कहते हैं, इसको हम पश्चिम कहते हैं, इसको हम उत्तर कहते हैं, और नीचे वाले को हम दक्षिण कहते हैं। उत्तर में भारत का जो विस्तार है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के ये ऊपर का जो एरिया है ना, ये जम्मू कश्मीर लगता है। हाँ, एक मिनट रुकिए, सारी लाइट चली गई, मैं इन्वर्टर ऑन करता हूं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब ओके है, आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिख रही होगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उत्तर में ये जो ऊपर का आपको टॉप दिख रहा है ना, बिल्कुल आप जो सर देखते हैं भारत के मैप में, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। लद्दाख का जो एरिया है वो इधर पड़ता है। कहीं आप कंफ्यूज आइए कि सर आप में ये बताओ, आपने देखा है, मान लीजिए मैप है, तो मैप का जो बिल्कुल ऊपर टॉप है ये जम्मू कश्मीर लगता है, ना कि लद्दाख। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये स्थलीय भूभाग है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सब्र कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक। आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, आप लिखेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको यहां नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। आप बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार में अगर आप अपना नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप वीडियोस को दूसरी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार सिर्फ आप बातों को सुनिए और गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। तो हमने देखा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर
पश्चिम में गुजरात तक भारत का भौगोलिक विस्तार है। आपकी टॉपिक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ आपको छोटी चीजें याद रखनी है यहीं पर। हाँ, एक चीज और है, आपको मैं एड्रेस बता दूं, मतलब पूरा जो एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट पॉइंट है, तो आप लिख लीजिएगा उत्तरी बिंदु। क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? उत्तरी बिंदु। इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। हाँ, ये कितने डिग्री पे है ये भी आपको याद रखना है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में इंदिरा कॉल 37 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, आपको बताना है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। अगर हम बात करें दक्षिण में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक होता है दक्षिण बिंदु, एक होता है दक्षिणतम बिंदु। अगर हम बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु की, तो अंडमान निकोबार का जो एरिया है वो पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी जो बिंदु है वो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे है। आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, मिनट कुछ तरीके से लिखते हैं और डिग्री की साइन आप जानते हैं। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, और कन्याकुमारी जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम बात करें दक्षिणतम पॉइंट की, तो दक्षिणतम पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट ये कितने डिग्री पर है? तो इंदिरा पॉइंट आपका है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पर और 8 डिग्री 4 मिनट। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसको एक शब्द कहते हैं किबिगु। क्या कहते हैं? किबिधु या किबिगु कहते हैं। किबिधु या किबिगु, कहीं कहीं किबिगु लिखा होता है। ये कितने डिग्री पर है? तो ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतर है, ये देशांतर पॉइंट है। 97 डिग्री और 25 मिनट। अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी हिस्से की, तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वो है गुजरात का गौरमोता। गुजरात का गौरमोता, इसको गौर माथा या गौरी माथा भी कहते हैं, गौर मोता भी कहते हैं इसको। ये आपका 67 डिग्री, ये आपका 68 है, 68 डिग्री और 7 मिनट पर अवस्थित है। तो हमने क्या क्या देखा अभी? उत्तर में इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण में जो दक्षिणी जो भूभाग है, जो स्थलीय बिंदु है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। अगर हम बात करेंगे दक्षिणी पॉइंट की, सबसे दक्षिणतम पॉइंट की, सेम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तर की बात पूरब की बात करें तो किबिधु है अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में है गौरमोता। चीजें आपको लिखनी है, ये गुजरात में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको आप जानेंगे जम्मू कश्मीर, और ये नीचे वाला आपका तमिलनाडु। आपको क्लियर हुआ हो तो एक चीजें मैं यहां बताना चाहूंगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा देश भारत चाइना से 3 गुना छोटा है, यानी भारत का 3 गुना चाइना है। जितना भारत है इसका 3 गुना क्षेत्रफल है चाइना का। चाइना हमारे पड़ोस में है। ठीक है, हाँ। अब कुछ बात करते हैं यहां पर। ये बांग्लादेश है, आपको पता होगा। इधर ये नेपाल का एरिया है,
ठीक है। यहां पर ये छोटा सा आपका भूटान है, इधर आपका म्यांमार है, इधर भी आपका म्यांमार ही है, ठीक है। इधर चाइना तिब्बत का एरिया लगता है, तो तिब्बत में है, चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य कर लिया है। ये श्रीलंका है, ठीक है। इधर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान की जो रेखा थी, क्या नाम था उसका, डूरंड, हाँ, वो अभी नहीं लगती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आप जल्दी जल्दी चीजों को नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपका कंप्लीट हो गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन बताएगा, बताइए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे क्षेत्रफल की बात करूं तो 32,87,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ग्लोब में अगर बात करें इंडिया किधर है, तो इंडिया यहां पर है, हमारा देश भारत यहां है, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ग्लोबल का मैप बनाया हूं, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो रेखाएं बनती हैं, इसके समानांतर, इसके पैरेलल, इसको हम क्या कहते हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और इस तरीके से जो रेखाएं बनती हैं, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 है, ठीक है। और अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये कौन बताएगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 180, 181, 180, 181, आपको बताना है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। यहीं पर लंदन का जो ग्रीनविच है यूरोप में, लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, वो 0 डिग्री का चैनल बनाती है। क्या मैंने बोला आपसे कि यूरोप में जो लंदन है, लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, वो 0 डिग्री का चैनल बनाती है। और 0 डिग्री के चैनल से ही, 0 डिग्री के चैनल से ही अंतरराष्ट्रीय समय का मापन भी किया जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ूं? आप जल्दी बताइए, अगर चीजें क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, ठीक है। हमने डिग्री की बात कर ली कि भारत का विस्तार कैसे है, कितने कितने डिग्री पर है, इसकी सारी बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ आगे जानते हैं, ठीक है। यहीं पर हम 5 बड़े क्षेत्रफल वाले जिलों की बात क्यों करें, पहले राज्य की बात करेंगे। मुझे लगा जिलों की बात ठीक है, नहीं करेंगे, राज्य की बात भी नहीं करेंगे। अभी हम सभी राज्यों के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। मैंने अक्षांश बताया आपको, मैंने देशांतर बताया आपको। भारत में कुल लगभग कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 68 डिग्री और 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी लगभग भारत में कितनी है? लगभग भारत में 30 डिग्री, लगभग भारत में 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। भारत में लगभग कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो 30 है। कैसे करोगे आप? 68 डिग्री और 7 मिनट को 97 डिग्री और 25 मिनट से माइनस करोगे तो लगभग आपका आएगा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं,
ठीक है, फैक्ट की कुछ बात करते हैं, कुछ तथ्यों का भी आकलन करते हैं। ठीक है, यहां पर गुजरात है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। अब आप बताइए हमें 30 डिग्री देशांतर रेखाएं लगभग भारत में है, तो भारत में समय का मापन कैसे किया जाएगा? बताइए, आपके पास 10 सेकंड है। हो गया? किसी ने बताया? किसी का कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है? सब लोग क्या कर रहे हो? आप में से किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है? थोड़ा पसीना हो रहा है, गर्मी आजकल ज्यादा है। कोई नहीं, अगर मैं फैन ऑन करूंगा तो आवाज मेरी थोड़ी अच्छी नहीं जाएगी, इसलिए मैं फैन नहीं ऑन कर रहा हूं, तो गर्मी चलेगी। हाँ, मैंने पूछा आपसे, भारत में लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का विस्तार भारत में लगभग 30 डिग्री के आसपास है, तो समय का मापन भारत में कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। आपको पता है पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, ठीक? और कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं, और पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। ठीक है, 24 घंटे लेती है, अर्थात 24 घंटे में कितना मिनट होगा? आप मुझे बताइए जल्दी से। 24 घंटे यानी 2440 मिनट। अगर हम 1 डिग्री निकालें तो 2440 को 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सही कर रहा हूं? कमेंट कीजिए, सही कर रहा हूं? नहीं। हम्म हम्म 24 से 40 कंफ्यूज है। ठीक है, ये उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। 360 डिग्री है, 360 डिग्री पूरी देशांतर रेखाएं 24 घंटे लेती हैं, 1 डिग्री 4 मिनट। ठीक, भारत में कितनी डिग्री है? 30। कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटे से डिवाइड करेंगे तो ये 2 घंटा बनेगा। 120 मिनट यानी लगभग 2 घंटे। आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय सुबह के 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। 2 घंटा देरी से गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है, 2 घंटा देरी से। कैसे? क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगती है, 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी, सॉरी। ठीक है, 30 डिग्री हमारे यहां भारत में विस्तार है देशांतर रेखाओं का, तो कितना हो गया? 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो ठीक है, ये चीजें आपको अभी पता चल रही होंगी। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं। भारत में जो मानक समय लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां से लिया गया है? लगभग इधर से लिया गया है। इलाहाबाद में एक जगह है, नैनी उस गांव का नाम है। तो आपको याद रखना है, भारत में 82 डिग्री 5 मिनट इलाहाबाद के नैनी ग्राम से।
42 डिग्री 5 मिनट इलाहाबाद के नैनीग्राम से भारत के मानक समय को लिया जाता है या स्वीकार किया जाता है। कहां से? ये नैनी से गुजरती है, ठीक है। और ये संपूर्ण यानी ये पूरे भारत का समय भी बताता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। आप लगभग अगर इसका मीडियम निकालोगे तो 82 डिग्री 5 मिनट आएगा, ठीक है। लाइट आ गई है, मैं ऑन कर लेता हूं। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट आप लिखिए कि भारत की जो मानक रेखा 82 डिग्री 5 मिनट इलाहाबाद के नैनीग्राम से गुजरती है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब उन राज्य के बारे में लिखिए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जिनसे होकर के भारत की मानक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं आपको भारत की मानक रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा के बीच में कुछ तुलना करके बताता हूं। अभी मैंने आपसे क्या बोला? 1 डिग्री यानी 4 मिनट, ठीक है। कितने डिग्री पे है ये? तो 82 और 5 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो क्या करोगे आप? 4 इंटू 82, 82 गुणे 82 सही 1/5। तो लगभग कितना होगा ये? ये होगा 329 डिग्री। 329 डिग्री, 329 यानी 30 डिग्री रख लीजिए। 329 यानी लगभग 330 डिग्री। 330 डिग्री का क्या मतलब है? तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये बातचीत की थी कि क्या ये क्या है? अगर आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 घंटे और 30 मिनट। यानी अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है जो ग्रीनविच से गुजरती है लंदन के, उससे भारत की मानक रेखा 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ना कि पीछे है, ठीक है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं भारत में कितनी राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का विस्तार भारत में कितने राज्यों से हुआ है? तो मैप से ही चलेंगे हम, ठीक है। सब कुछ मैप से ही करेंगे। चलिए, लगभग यहां से गुजरती है अक्षांश रेखा, बिल्कुल बीचों बीच से। तो पहला कौन सा राज्य पड़ेगा? गुजरात। गुजरात के बाद इसका कुछ हिस्सा राजस्थान को टच करता है, मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहां हल्का सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एरिया नहीं आएगा। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा,
और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल आएगा, और त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। 8 राज्यों से होकर के अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कितने? 8 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज और जान लीजिए, अक्षांश रेखाओं की जो अधिकतम लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। आप लिखते चलिएगा तो मैं बोल रहा हूं, अक्षांश रेखाओं की जो सबसे अधिकतम लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में इकलौती झारखंड की राजधानी रांची अक्षांश रेखाओं के समीप पे पड़ती है। यानी जितनी भी राज्यों से अक्षांश रेखा गुजरती है उन सभी में झारखंड की जो राजधानी रांची है वो अक्षांश रेखाओं के बिल्कुल एकदम समीप से होकर गुजरती है। रांची से अक्षांश रेखा बिल्कुल एकदम समीप से होकर के गुजरती है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि बताइए भारत के किस राजधानी से होकर के अक्षांश रेखा गुजरती है, तो झारखंड के रांची से होकर के ये गुजरती है। इसके अलावा जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये इसके दक्षिण में है और जिसके भी समीप से होकर के गुजरती है। लेकिन झारखंड की जो राजधानी रांची है वो बिल्कुल उसकी अक्षांश रेखाओं के समीप से ही होकर गुजरती है, या रांची को आप कह सकते हैं कि झारखंड की जो कैपिटल रांची है वो अक्षांश रेखा पर ही स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी इसके समीप में ही स्थित है। बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना? ये स्थलीय की है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? तो ये पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भी है। ठीक, साथ ही अगर बात करें तटीय रेखा की जो लंबाई है, तटीय रेखा की लंबाई की है, तटीय जो रेखाओं की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत में 6100 किलोमीटर तक तटीय रेखा का विस्तार हुआ है, और ये मुख्य पर, ये द्वीपों को छोड़कर है। अगर हम लक्षद्वीप को लेते हैं, अगर हम अंडमान निकोबार को लेते हैं, तो जो द्वीपों को लेकर रहेंगे तब कितनी लंबाई है? तो द्वीपों को लेकर इसकी लंबाई आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। जबकि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कहां से? इसे हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर की है। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। आप अगर अभी तक आपने इसको नहीं लिखा है तो प्लीज इसको जल्दी से लिख लीजिए। बात करते हैं उन राज्यों की जो तट पे स्थित हैं, तट पर स्थित राज्यों की बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज, हाँ मैंने आपसे बोला अभी क्वेश्चन में
कि अगर हम द्वीपों को शामिल करेंगे तो कितनी लंबाई है। द्वीपों को शामिल करने के बाद जो तटीय रेखा की लंबाई होती है वो 7516 किलोमीटर की है। ये द्वीपों को शामिल करके, सभी द्वीप को मिलाकर के और स्थलीय जो तटीय रेखा है उनको मिलाकर के जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर की है। ठीक है, अब अगर हम सबकी बात करें तो कितना होगा, आप जोड़ सकते हैं, ये 22,716 किलोमीटर बनेगा। 22,716 किलोमीटर ये भारत की कुल लंबाई है। कितनी लंबाई है, 22,716 किलोमीटर। अब उन राज्यों की बात करते हैं जो तटीय रेखाओं पर स्थित हैं। पहला गुजरात, देखते हैं, लिखता हूं मैं, तट पर स्थित राज्य। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, ठीक है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये वो 8 राज्य हैं, सॉरी 9, ये 9 राज्य हैं जो कि तटों पर स्थित हैं। ठीक है, इन राज्यों के तटों के नाम भी अलग अलग हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं, बताइए। हाँ, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के मिलाकर के हम काठियावाड़ तट कहते हैं। गोवा के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं जैसे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं मैप नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। काठियावाड़ तट गुजरात और महाराष्ट्र का। गोवा वाले को हम कहते हैं कोंकण तट। जो कर्नाटक का तट है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। केरल के तट को सबको पता होगा, मालाबार तट कहते हैं। इस साइड तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं, बताइए। आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को हम उत्तरी सरदार या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश के तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के तट को हम क्या कहते हैं, बंगाल तट। ये आपको याद रखते हैं, आप नोट कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। हो गया, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाती है, तो गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। किसकी है, गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको देख रहा हूं कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, बताइए।
बहुत बढ़िया, गोवा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया शैम, हाँ बहुत बढ़िया। सबसे छोटी तटरेखा है कोंकण, गोवा वाली। सबसे बड़ी है गुजरात की। ये आपको याद रखना है। अगर हम 3 ऐसे राज्यों की बात करें जिनकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है, तो एक तो गुजरात होगा, दूसरा आंध्र प्रदेश होगा और तीसरा तमिलनाडु होगा। ठीक है, 3 ऐसे राज्य जिनकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की सबसे लंबी, आंध्र प्रदेश की 2nd नंबर पर है और तमिलनाडु की 3rd नंबर पर है। इसके बाद की बात करते हैं गोवा। ये सबसे छोटा है, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात किया उन राज्यों की जो तटीय रेखाओं पर है। अब हम बात करते हैं उन राज्यों की जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और स्थल पे हैं, स्थलीय सीमा वाले राज्यों के बारे में। वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहां शुरू करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, 4 हो गए। चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। कितने हो गए आप बताइए, कितने हो गए? 7 राज्यों को, सॉरी 7 देश हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। 7 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाती हैं। ठीक है, कहीं कोई चाइना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए। ठीक है, श्रीलंका नहीं होगा, 7 हो गए। ठीक है, श्रीलंका नहीं होगा, 7 देश स्थलीय सीमा। ठीक है, 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। चलिए आज हम अपनी वीडियो यही खत्म करते हैं, आज की क्लास हम अपनी यही खत्म करते हैं। आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे। आगे हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों की, नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, और जिन भी देशों से जो भी राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा और रेड क्लिफ रेखा, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ और बात करेंगे, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो में हम पूरे भारत के जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी एक वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो अगली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के लिए इतना ही, हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। अपना सेशन को हम आज की क्लास को हम विराम देते हैं। फिलहाल एक बार मैं आपको जाने से पहले और बोलूंगा, प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। दोस्तों को बताइए अपने कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, लगभग क्लासेस अब आनी शुरू हो गई हैं। एक और गुड न्यूज है बीएड के बच्चों के लिए कि बीएड का मैराथन आने वाला है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। शायद मैं अभी प्लान कर रहा हूं, फैकल्टी थोड़ी बिजी है। 1 जुलाई को पहला मैराथन आएगा। किस सब्जेक्ट पे आएगा एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद और जय भारत।